कोई शख्स एक दिन में जितनी ज़्यादा सिगरेटें पीता है उतना ज़्यादा उसको चांस है कि उसको कमर का दर्द हो। शराब के असरात जो हैं कमर पे नहीं हैं, लेकिन सिगरेट के असरात जो है ना वो कमर पे हैं। कि कमर के निचले हिस्से का दर्द इस कदर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजूहात मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? फीमेल्स में कमर का दर्द मेल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। किन खास प्रोफेशंस के लोगों को कमर दर्द ज्यादा हो सकता है? ये जो हॉकी के प्लेयर हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग सिटिंग वाले जो है, और वो जो गार्ड्स हैं, जो भी चीज़ बादी चीज़ें आप खाएंगे वो बुनियादी तौर पर वही चीज़ें हैं जो कि दर्दें पैदा कर सकती हैं। अगर कोई शख्स चाहता है कि भाई मैं दवाई के बगैर इलाज करूं तो फिर उसको परहेज तो पूरा करना पड़ेगा। किस एज फैक्टर में ज्यादा कमर दर्द के मसाइल हैं? 40 के बाद बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। कमर का दर्द आजकल सब लोगों में इतना कॉमन है, चाहे वो जवान हों चाहे वो बूढ़े हों, इवन बच्चे भी कमर के दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं। बल्कि जो हमारी उम्र के ख़ास तौर पे लोग हैं, मैं सोशल मीडिया पे मीम्स देख रही होती हूँ कि वो कहते हैं कि वाकई अब बैठ जाएं तो उठा नहीं जाता, कमर का दर्द तो ऐसे लगता है कि हम 50 साल से ऊपर हो गए हैं। ये इतना क्यों बढ़ चुका है? इस हवाले से बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कयूम साहब, हु इज़ अ पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड जनरल फिजिशियन। ये हमें बताएंगे कि कमर के दर्द की वजूहात क्या होती हैं, किस वक्त हमें ख़बरदार हो जाना चाहिए और ये इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, या क्या हम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमें कमर का दर्द या जो स्पेशली कमर के निचले हिस्से का दर्द है वो ना हो। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमें अपना वक्त दिया और नए सेट पे आपको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, जी, हाँ, काफ़ी अच्छा सेट भी आपका काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सो मच। सर, ये बताएं कि क्यों कमर का दर्द, ये स्पेशली कमर के निचले हिस्से का दर्द इस कदर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजूहात मेन रीजंस क्या हो सकती हैं? मेन रीज़न से पहले ये देखें कि दुनिया में ये कितना हो गया है। हुँ। यानी कि इसका जो जायज़ा लिया गया तो पता चला कि 42% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कमर का दर्द एग्ज़िस्ट कर रहा है इस वक़्त। हुँ। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको ज़िंदगी में कभी कमर का दर्द ना हुआ हो। हुँ। तो ये एक लिहाज से यूनिवर्सल डिज़ीज़ बन गई है, और इसमें हमारे ना लाइफ़स्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है। और इसमें फीमेल्स में कमर का दर्द मेल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। क्यों? पाकिस्तान में अगर आप देखें कि फ़ीमेल्स की ना एक्टिव लाइफ कम है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल उनका चल रहा है, ज़्यादातर लेडीज़ जो है ना। हुँ। अगर आप तो माशाल्लाह चले एक वर्किंग लेडी में आती हैं, हुँ। लेकिन अगर पाकिस्तान की वर्किंग लेडी देखी जाए तो वो ज़्यादातर फ़ीमेल्स जो हैं उनका घर में वो रहती हैं, घर को सँभालती हैं। इस वजह से उनकी एक्टिविटी जो है ना वो कम होती है। हुँ। तो ये जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है ना, वो कमर के दर्द पैदा करने में बहुत ज़्यादा है। और अच्छा। दूसरा ये कहा जाता है, जो कि मेन फैक्टर तो शायद इतना नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भई फीमेल्स जो हैं ये ज़्यादा हसास होती हैं। सेंसिटिव होने की वजह से कमर में दर्द हो ये जाता है? टेंशन जो है ना, वो ओके। बहुत बड़ी काज़ है कमर दर्द की। अच्छा, हाँ। कि अगर हम डिप्रेशन है, स्ट्रेस है तो कमर में दर्द हो जाएगी? जी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि सही। टेंशन, डिप्रेशन का जो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है हमारे जिस्म के ऊपर, वो हमारे काम-काज से हमें बेज़ार कर देता है। अच्छा। आपका कोई काम करने को जी नहीं करता तो आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, वो बल्कि कई तो इतने ज़्यादा शिद्दत में आ जाते हैं कि वो कमरे से बाहर निकलना ही पसंद नहीं हाँ। करते। हुँ। तो फिर ऑटोमैटिकली उनमें वो बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के साथ मुतल्लिक़ा होती ओके, हैं। तो फिर स्टेप बाय एक से एक चीज़ को लिंक किया जाता है और उसके बाद आपका कमर का दर्द जो है बढ़ जाता है स्ट्रेस की वजह और से। बीमारियाँ भी ये बढ़ती जिनमें एक कमर का दर्द तो है ही है। और इसके अलावा कहते हैं कि बॉडी पोस्चर बड़ा मैटर कर रहा होता है, कि अगर आप सीधे नहीं बैठते तो आपकी कमर में दर्द होगी। बिल्कुल, पोस्चर का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, खाली सीधे बैठने की बात नहीं है। आप अगर सही खड़े नहीं होते, बहुत से लोगों को खड़े होने का तरीका नहीं आता, बहुत से लोगों को बैठने का तरीका नहीं आता, बहुत से लोगों ने कोई चीज़ उठानी होती है, उठाने का तरीका नहीं आता। तो मैं तो ठीक बैठी हुई हूँ अभी? आप काफ़ी ठीक बैठी हैं, अच्छा। लेकिन ये है कि ज़्यादातर लोग में अब बैठने की में अगर आप बात करती हैं, तो जो सबसे शानदार बात है कि वो देखें, ये जो आपकी कमर का पीछे वाला हिस्सा है ना, हुँ। ये जो आप जिस कुर्सी पे या जिस चीज़ पे भी बैठे हैं, उससे नीचे वाले हिस्से के साथ क्लोज़ली टच होना चाहिए। ओके। ये देखें, आपको पीछे बिल्कुल अपने आप हुँ। को नीचे वाले हिस्से को कुर्सी के नीचे वाले हिस्से के साथ जोड़ के बैठना चाहिए। सही, मैं सही। आपको छोटी-सी बात सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, आँखों के स्पेशलिस्ट हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, प्रोफ़ेसर हैं। हुँ। तो उनका ये था कि कमर दर्द उनकी ठीक ही नहीं हो रही थी, हुँ। और वो जो भी टेस्ट करवाते थे उसमें कोई नुक्स नहीं आ रहा था।
एक्सरे करवा रहे हैं, एमआरआई करवा रहे हैं, हड्डियों के स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, न्यूरो सर्जन के पास जा रहे हैं, न्यूरो फिजिशियन के पास जा रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन मैं मुलाकात के लिए गया तो वो मुझे ना तकरीबन रोने वाली हालत में थे, कहने लगे डॉक्टर साहब ये क्या करूं, कुछ ना कुछ, आप पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर हैं तो कुछ मुझे भी बताएं। तो मैंने देखा उनका बैठने का स्टाइल ठीक नहीं। सही। मैंने कहा जी सर कम से कम आप जो है ये अपना पोस्चर ठीक कर लें। तो कहने लगे जी क्या मैं करूं। तो मैंने उनको यही बताया कि आपका जो कमर का नीचे वाला हिस्सा है उसको बिल्कुल जुड़ के होना चाहिए, आपकी जो कुर्सी का नीचे वाला हिस्सा है सही। जब भी आप बैठें उसको साथ में इन टच करके बैठें। ओके। उसके बाद गाड़ी में भी अगर आप बैठते हैं तो गाड़ी में भी आपको या तो सीट के नीचे वाले हिस्से के साथ जुड़ के बैठें या फिर कोई बैक सपोर्ट साथ रख लें। सही। अच्छा ये चीज़ उन्होंने की। अब यकीन करें 1 हफ्ते बाद मुझे उनका फ़ोन आया कि जी डॉक्टर साहब इसने तो एक मुआजिज़ा कर दिया मेरे साथ। ठीक हो गए। इतनी सी चीज़ से उन्होंने कहा जी मैं 50% से ज़्यादा ठीक हो गया हूँ। तो ये कमर दर्द में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी मरीज़ जिसको भी कमर दर्द की शिकायत है, ये चीज़ अपने ज़हन में रख ले कि आधे से ज़्यादा इलाज उसके अपने पास है और वो है लाइफ़स्टाइल चेंज करना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने बताया कि खड़े होने का तरीका भी लोगों को नहीं पता। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि कंधे ऊंचे करके खड़े हों या पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो इसी को कहते हैं कि सही तरीका है ये? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। खड़े होने में ये है कि पहले तो पाँव का आप देख लें सही। कि पाँव, कई लोग जो होता है कि वो एक टांग पे खड़े हो रहे हैं, कोई ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लेज़ी होता है ना, ऐसे कंधे झुका के खड़ा हो रहा है, और कईयों का एक साइड पे बेंड करके खड़े होते हैं। तो ये तरीके ठीक नहीं हैं। जो सही तरीका ये है कि आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, छाती थोड़ी सी फॉरवर्ड और कंधे थोड़ा सा बैक पे। ओके। और जो पाँव है ना आपके, उनका जो आप चौड़ाई रखनी है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है। सही। और दोनों पाँव के ऊपर आपका वज़न जो है ना इक्वल आना चाहिए। ओके। ये है नॉर्मल तरीका। लेकिन अगर आपको ज़्यादा देर खड़े होना पड़े तो उस सूरत में ये है कि फिर आप साइड चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए खड़े होना है तो आपका वज़न दोनों साइड पे बैलेंस रखना है जी कि बिल्कुल दोनों बैलेंस किसी एक होना। टांग पे आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि लीन हो गए हैं, हाँ जिस तरह जी, से हाँ हम जी, लोग हाँ जी। अक्सर खड़े हुए और होते हैं। बैठने में भी एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि वो बैठे हैं तो 4-4 5-5 घंटे बैठे ही हैं। ख़ास तौर पर कई लोगों का प्रोफ़ेशन ऐसा होता है कि जैसे अगर लैपटॉप पे बैठे हैं, अपने ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो 4-4 5-5 घंटे वो बैठे काम ही किए जा रहे हैं। ऐसे। वो चीज़ भी कमर दर्द करती है। उसका बेस्ट मेथड है या तो आधे घंटे बाद या हर सूरत 1 घंटे बाद उनको अपने आप को ब्रेक देनी चाहिए। ओके। वो उनकी आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद है। आपको याद होगा हमने आँखों के लिहाज से भी बात की थी कि कम से कम 5 मिनट का वक़्फ़ा करें 1 घंटे बाद। तो वो कमर दर्द के लिहाज से भी ठीक है। जब वो उठ के थोड़ा-सा चल फिर लेंगे तो वक़्फ़ा करके, तो वो उनका थोड़ा-सा उनका वो जो है ना कमर, वो वापस अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में आएगी। ओके कि अगर बैठे हैं तो 4-5 घंटे बैठे नहीं रहना, उठ के कोई वॉक वगैरह करें, हाँ। फिर आके दोबारा से अपना काम करें। हाँ जी। प्रोफेशंस की आपने बात की, किन खास प्रोफेशंस के लोगों को कमर दर्द ज़्यादा हो सकता है? देखिए इसमें एक तो असूल ये है कि वो सारे प्रोफ़ेशन जिनमें वज़न उठाना पड़ता है। ओके। जैसे ये देखें एक कुल्ली है, उसको वज़न उठाना पड़ता है, उसमें कमर दर्द के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक मज़दूर है जिसको वज़न उठाना पड़ता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर वो जिसमें स्ट्रेनिंग के चांसेस हैं, जैसे एक क्रिकेटर है, बॉलर है स्पेशली, वो उसने ऐसे घुमा के बॉल करनी है, तो वो आपने अक्सर सुना होगा कि जी कोई क्रिकेटर है, अच्छा भला कौमी लेवल का क्रिकेटर है, लेकिन ये है कि जी आज उनको रेस्ट दिया गया, उनकी आज ना वो कमर दर्द थी जिस वजह से उनको रेस्ट दिया गया। तो इसी तरह ये जो हॉकी के प्लेयर हैं उनमें भी कमर दर्द का है, क्योंकि कंटिन्यूस ट्रेनिंग हो रही है। सही। तो ये दूसरा जो मैंने आपको कहा कि लॉन्ग स्टैंडिंग सिटिंग वाले जो है वो उनमें है। लॉन्ग स्टैंडिंग वाले भी जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन हैं जिनको काफ़ी देर, कम से कम 6-6 8-8 घंटे की, और वो जो गार्ड्स हैं जो किसी भी बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं, बल्कि मुझे तो वो गार्ड्स के ऊपर ज़्यादा तरस आता है। कई लोगों की ड्यूटी बेचारों की 12-12 घंटे होती है। एग्जैक्टली। हाँ जी, और मैं ना तो सिर्फ कमर का, बल्कि आप ये देखें कि ना पंखा ना कुछ, उनको हाँ वही जी, यूनिफॉर्म के अंदर। सही बात है। वैसे वाकई उनको तो कहना चाहिए कि बहुत बड़ा काम है जो वो करते हैं। कि ना तो ये लाइफस्टाइल सही है कि जैसे आपने बताया कि घरेलू खवातीन है, वो उनका कोई काम नहीं होता तो उनको कमर दर्द हो जाता है, और ना तो ये ठीक है कि आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लें या आप ज़्यादा खड़े रहें तो फिर भी कमर दर्द हो सकता है।
ऐसा? एक्स्ट्रा भी गलत है। देखें वैसे भी हमारा मज़हब देखें, इस्लाम का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, बेसिक प्रिंसिपल, वो यही है कि आप मियाना रवि इख्तियार करें। हाँ, ताकि वो आपका जो एक बैलेंस लाइफ है वो चलती रहे। लाइफ स्टाइल की आपने बात की, जो हम हर पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट कर रहे होते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करें ताकि आपकी जो है ये दर्द ठीक हो। इसमें कोई खाने पीने में भी एहतियात होती है? खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात है। खाने पीने में देखें, हर वो चीज़ जिसको हम ग़िज़ाओं में अगर कहते हैं कि बादी चीज़ें हैं, आपको एक दफ़ा याद है हमने बात की थी कि चांद नहीं खाना, तो ये जो चावल हैं ये भी, क्योंकि जो भी चीज़ बादी चीज़ें आप खाएंगे वो बुनियादी तौर पर वही चीज़ें हैं जो कि दर्दें पैदा कर सकती हैं। उन दर्दों में कमर दर्द भी फिर उसका असर वहाँ भी होगा। तो चावल नहीं खाने, आलू नहीं खाने, मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी, और दालें कोई भी नहीं खानी। सही। और दूसरा ये है कि अपनी ग़िज़ाओं में ऐसी चीज़ें भी शामिल करें जो कि दर्दों को ठीक करती हैं, जैसे अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, काली मिर्च है, इस तरह की चीज़ें, दालचीनी है, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर किसी को दर्द है कमर का तो वो चांद, जैसे आपने बताया कि चावल आलू वगैरह बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल ना खाए? देखें, जितना ज़्यादा वो बिल्कुल ना खाएगा उतना उसके लिए अच्छा है। कभी कभी खाएगा तो उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना ये आप समझ लें कि अगर कोई शख्स, ये जिसको इसको एक दफ़ा हमने जिक्र भी किया था, इसको कहते हैं इलाज बिल ग़ज़ा। अगर कोई शख्स चाहता है कि भाई मैं दवाई के बगैर इलाज करूं, तो फिर उसको परहेज़ तो पूरा करना पड़ेगा। और वैसे आम तौर पे एक इंसान को एहतियात के लिए, बचने के लिए कि उसको कमर का दर्द ना हो, तब आप क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? लाइफस्टाइल के अलावा कुछ खाने में भी होता है? खाने में यही चीज़ें हैं कि हम ये एक बाकायदा उनको चार्ट बना के देते हैं कि भाई आप ये चीज़ें खाएं और ये चीज़ें ना खाएं। ओके। उसके अलावा अगर कोई शख्स, देखें, कोई अगर नशा करता है, स्पेशली जो सिगरेट है, शराब के असरात जो हैं कमर पे नहीं हैं, लेकिन सिगरेट के असरात जो है ना वो कमर पे हैं। कोई शख्स एक दिन में जितनी ज़्यादा सिगरेटें पीता है उतना ज़्यादा उसको चांस है कि उसको कमर का दर्द हो। ओके। तो ये सिर्फ स्मोकिंग हमारे लंग्स को नुकसान नहीं ना ना पहुंचाएगी? ना ना, ये स्मोकिंग कमर दर्द में भी बहुत ज़्यादा ओवरऑल इसका ये रोल। पूरी बॉडी पे इसका इफेक्ट हो रहा है। जी 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 जी। तो अगर फॉर इंस्टेंस खुदा ना ख्वास्ता किसी के कमर का दर्द बढ़ जाता है, लोग शायद चेक भी नहीं करवा रहे होते, खुद भी नहीं अपना लाइफस्टाइल ठीक कर रहे होते, तो कितना खतरनाक हो सकता है? ख़तरनाक इस तरह हो सकता है कि मैंने देखा है, देखिए कमर दर्द में होता क्या है, कमर के हिस्से को अगर गौर करें तो मसल्स हैं, मसल में स्पाज्म आ जाता है, ओके। उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। फिर ये होता है कि कई दफ़ा उम्र के साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो कि फ़ीमेल्स में मेनोपॉज के बाद होती हैं। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस, या मेल में भी एक बीमारी है पादाम, जिसके बाद वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। उसमें कमर दर्द के साथ साथ जिस्मानी कमज़ोरी, और फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मरीज़ों से उठना बैठना भी मुश्किल होता है, आम ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल होता है, उनसे आम ज़िंदगी के काम काज नहीं किए जाते। तो वो ये बहुत ज़्यादा उसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होता है। तो अब आप चल नहीं पा रहे, आप हाँ जी, कोई चल काम नहीं नहीं कर पा पा रहे। रहे, खुदा ना ख्वास्ता मोहताज हो गए हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो हाँ सकती है? जी, इसके अलावा ये भी सुनने में आता है कि अगर कमर का दर्द है तो वो आपकी बॉडी की कुछ और जो मसाइल होते हैं उनको भी डिनोट कर रहा होता है, यानी कि ये भी कहते हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को कैंसर है तब भी उसको कमर में दर्द होता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। देखिए, आप ये पेट के हिस्से का कोई भी कैंसर होगा, जब भी वो स्प्रेड करेगा तो वो कमर की तरफ वो स्प्रेड कर सकता है। ओके। हाँ जी, तो वो उसके साथ ये होगा कि उसके फिर असरात, बल्कि मेरे पास बाकायदा पेशेंट्स आए थे जिनको ये हुआ है कि कैंसर हुआ, उनके बाद उनकी वो रेडिएशन भी हुई, ऑपरेशन भी हुए, लेकिन उसके बाद वो उनका कमर दर्द नहीं ठीक हुआ। सही। तो वो परमानेंट हो गया था वो कि कमर दर्द उनका परमानेंट हो गया था। बाकी सारी चीज़ें करने के बाद कैंसर के जो बाद पोस्ट जो ट्रीटमेंट असरात हैं, उनमें भी ये फिर कमर दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर वो परमानेंट रहती है जो परमानेंट रहती है, है। लेकिन बहरहाल वो काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाती है। कुछ चीज़ों से, कुछ मोडेलिटीज़, एक से ज़्यादा मोडेलिटीज़ इस्तेमाल की जाएँ, लाइफ़स्टाइल ठीक किया जाए, मरीज़ पूरी तरह तावन करे, तो और इसमें वेट का बड़ा ताल्लुक है। ओके। अगर मरीज़ जो है वो अपना वेट कम नहीं करता तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। जो मोटे लोग होते हैं उनमें कमर का उनमें दर्द ज़्यादा कमर होता है। दर्द होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखें, पूरे जिस्म का 80% वज़न जो है ना आपके मोरों के पड़ रहा है। तो वो जो 80% वज़न है और वो ये मुसलसल पड़ रहा है,
24 घंटे वो वज़न उसके ऊपर हो रहा है, स्पेशली ख़ास तौर पर जब आप बैठे हुए हैं, उस वक़्त तो पूरा का पूरा 80% वज़न पड़ रहा है। तो अगर वज़न कम नहीं करेंगे देखिए मोरों के दरमियान एक डिस्क होती है, वो जो डिस्क है अगर मसलसल वही कुशन के तौर पे काम करती है, अगर वो डिस्क कंप्रेस होगी तो उसके साथ जितनी भी नर्व्स वहाँ से चल रही हैं वो सारी की सारी प्रेस होंगी और नर्व का डैमेज होगा तो उसके असरात आपकी दोनों टांगों के ऊपर भी आएंगे। तो वैसे वेट का कोई पैरामीटर है कि इतना वेट होना चाहिए कुछ इस तरह एज के हिसाब से, ये तो होता है? मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, उसमें एक जो सबसे आसान और सादा पैरामीटर है कि जितना आपका कद है इंचज़ में, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक लेडी है उसका कद है 5.5 फुट, 5 फुट 6 इंच, उसके इंचज़ अगर बनाएंगे तो वो 66 इंच बनते हैं। तो उसका 66 किलो वज़न होना चाहिए और उसकी रेंज बनेगी 60 से लेकर 66 तक। सही। तो उस दौरान उसके दरमियान उसका वज़न होना चाहिए। ओके। अब अगर 5.5 फीट का कोई मेल है तो उसका भी 66 इंच बनता है, लेकिन उसकी जो रेंज बनेगी वो 66 से लेकर 72 तक उसकी रेंज बनेगी। सही। तो उसके दरमियान होना चाहिए। मेल्स का नॉर्मल वेट फीमेल से ज़्यादा भी हो होता है, सकता है उसकी एक्चुअली। वजह ये होती है कि मेल का जो स्केलेटन का फ्रेम है वो ज़रा बड़ा होता है। हाँ, बॉडी इज डिफरेंट। मैट्रेस का भी रोल है। जब भी हम ये सोचते हैं, सुनते हैं ना किसी को कमर का दर्द है तो कहते हैं कि अपना मैट्रेस चेंज करें। मैट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल है और इसमें तो मुख्तलिफ तरह के, इसमें यह है कि अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट मैट्रेस इस्तेमाल करेंगे तो वो कमर दर्द आपकी बढ़ा देगा। अच्छा। हाँ, उसकी बजाय अगर देखें एक आजकल तो एक फर्म मैट्रेस आ गया है, यानी कि ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है, ऑर्थो मैट्रेस के नाम से भी आते हैं। फिर एक नई चीज़ आ गई है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड, आपने सुना होगा हाइब्रिड हर चीज़ में आ रही है। वो वही तो में हाफ वो हाँ कुछ इस जी, तरह से होते हैं। तो वो हाइब्रिड जो मैट्रेस है ना उसको कमर के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। सही। लेकिन अब ये चूंकि जितने भी हाइब्रिड मैट्रेस हैं ये महंगे हैं, तो उसके लिए फिर मैं अपने जो पेशेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनमें ये कहता हूँ कि भाई आप बेशक रुई का गद्दा इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके ऊपर दरी रख लें। वो सही। रुई और दरी मिक्स करके जो चीज़ बनेगी ना वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहती है। हार्ड बेड पे भी तो सोते हैं ना, हार्ड हार्ड पे बेड भी जिसको सोते हैं, कहते हैं। लेकिन फिर वो कई लोगों को हार्ड जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो ओके। रुई के गद्दे के ऊपर दरी रख ली जाए ना तो उससे वो दोनों चीज़ें उनकी कवर अप हो वैसे जाती हैं। अगर कोई इंसान सोचे कि मैं हार्ड बेड पे अगर सोऊंगा तो मेरा पोस्चर अच्छा रहेगा और मेरी कमर का दर्द नहीं होगा, तो उसको प्रिस्क्राइब्ड है कि सो जाए, इसके कोई मसाइल तो नहीं होते, साइड इफेक्ट्स वगैरह? वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, कई लोगों को मसाइल होते हैं कईयों को नहीं होते। ओके। अगर किसी में होते हैं तो उसको कहें जी हार्ड बेड के साथ वो जो है ना रुई का गद्दा भी साथ रख ले, सही सही, वो इजी है, थोड़ी सी वो आम कुशन आ इंसान के जाता है लिए। रुई के साथ। आम इंसान के लिए भी ज़रूरी है। हाँ जी। एज फैक्टर क्या होता है ज़्यादातर कमर, आपके पास ऑब्वियसली पेशेंट्स आते होंगे, आप क्या देखते हैं कि किस एज फैक्टर में ज़्यादा कमर दर्द के मसाइल हैं? 40 के बाद बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सही। क्योंकि 40 के बाद हमारे जिस्म में हार्मोनल चेंजेस भी आ जाती हैं, जो स्पेशली मैंने कहा है कि जी ये जो फीमेल्स में ख़ास तौर पर जब उनको मीनोपॉज होता है, मेल में जब वो बादाम के शिकार होते हैं तो वो हड्डियां उनकी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। ओके। तो हड्डियां जब कमज़ोर होंगी तो आप खुद सोचें कि हड्डियां कमज़ोर होंगी तो उसके असरात जो हैं वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी पड़ेंगे। तो रीढ़ की हड्डी के जो मोरे हैं वो जब कमज़ोर होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, बिल्कुल भुरभुरी हड्डी हो जाती है। तो भुरभुरी हड्डी के ऊपर जब वज़न पड़ता है और ज़्यादा वज़न हो तो ये सारी चीज़ें मिला के तो कमर दर्द को एक लिहाज से डेफिनेट और यकीनी बना देते हैं। तो वो एज का इसलिए बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन देखा गया है कि छोटी एज में भी आजकल, चूँकि वो बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको बताऊं कि ये जो नई नस्ल है ना, स्पेशली आजकल यंग चिल्ड्रन, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी दूध पीना छोड़ गए हैं। अब अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो उसका क्या नुकसान होगा? आपको कैल्शियम नहीं मिलेगी, विटामिन डी नहीं मिलेगी, मैग्नीशियम नहीं मिलेगी, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी जो कि दूध में अल्लाह ताला ने ग़िज़ा के तौर पर रखी है। दूध मिल भी जाए तो खालिस तो नहीं मिलता। खालिस नहीं मिलता, लेकिन ना पीने से तो फिर भी बेहतर है। अच्छा, कुछ एटलीस्ट कंज्यूम हाँ, करें। कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो दूध पीने की वजह से ना, ये रुझान जो है दूध ना पीने की वजह से भी एक समझ लें
कि कमर का दर्द जो है ना ये बढ़ गया वही है। मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मेरे साथ भी होता है, मैं कोई चीज़ उठाने लगूँ ज़मीन से, कुछ देर काम कर लिया तो कमर में फ़ौरन से दर्द हो जाती है कि फिर आप फ़ील कर रहे होते हैं कि मेरी कमर बहुत दुख रही है। हाँ उस वक़्त जी। इंसान कहता है कि उम्र तो मेरी 24 साल है और मेरी हड्डियाँ 50 साल वालों जैसी हो चुकी हैं। खुदा ना ख़ास्ता, पता नहीं सिर्फ़ मेरे साथ मसाइल नहीं है, बहुत से लोगों के साथ मसाइल है। और दूध, आपने बिल्कुल सही क पॉइंट आउट किया ये चीज़ को कि हमने दूध पीना छोड़ दिया हुआ है। और दूध कभी हुँ, ठंडा नहीं पीना चाहिए, हमेशा नीम गर्म पीना चाहिए, सही। क्योंकि हुँ, ठंडा दूध, ठंडा पानी हुँ, ये दर्दों को बढ़ा देगा। हुँ। तो आपने जब पानी भी पीना है वो भी या तो नॉर्मल पिएँ या नीम गर्म। अच्छा, ओके, हुँ, हुँ। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह आप देखें चाइना इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे कोई आपको ये ठंडा पानी नहीं पिएगा, कोई जो भी लोग पी रहे हैं, ठंडा दूध कोई नहीं पीता। उससे उन्होंने देखा कि उनके बहुत से मसले जो है ना, बीमारियों के लिहाज से बेहतर हो रहे हैं। वैसे मेडिकली हमेशा ही हम सुनते आए हैं कि कभी भी ठंडा पानी जो है ना ये नहीं पीना चाहिए, गर्मियाँ भी सख्त हों। आप भी हाँ जब जी। भी आते हैं आप हमें बता रहे होते हैं कि ठंडा पानी ना पिएँ, हुँ, हुँ। कि वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 40 साल के बाद जो है वो कमर का दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। हाँ जी। अब बड़े-बूढ़े आजकल जैसे हमारे वालिदैन भी हमें कह रहे होते हैं कि ये वाली ग़िज़ा खाओ, ये अच्छी चीज़ें खाओ, अभी नहीं फ़ील हो रहा, 10 साल बाद जाके तुम्हें फ़ील होगा। उस वक़्त तुम्हारी जब बोन्स में भी प्रॉब्लम्स हो जाएँगे, तुम्हारी बॉडी में भी तुम्हारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स होंगे। तो वैसे हमारी उम्र के लोगों को आप क्या सजेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ करें, क्या-क्या खाएँ, क्या छोड़ें? कुछ तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमें 50 साल के बाद ये वाली बीमारियाँ ना हों। एक तो पहली बात ये है कि सैर ज़रूर करनी चाहिए। हुँ, दूसरा ये है कि ये सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है ना, वो भी ठीक नहीं है। हुँ, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वक़फ़ा करें, उठें, थोड़ा-सा चले-फिरें। हुँ, और तीसरा ये है कि अपना वज़न जो है वो ठीक रखें। आपका वज़न तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। सही। लेकिन ये है कि कई लोगों का आप देखें, अच्छा कि जी वज़न उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। हुँ, अच्छा, अब उसमें कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन पेट काफ़ी बड़ा होता है। हुँ, जिसका पेट बड़ा हुआ है ना, ये समझें वो भी कमर दर्द के एक लिहाज से कैंडिडेट बन जाते हैं। क्योंकि सही। पेट जो है वो उसका अफ़ेक्ट जो है जब आप लेटते हैं तो पूरे के पूरे पेट का वज़न आपकी कमर पे आ रहा है। हुँ, तो पेट का छोटा होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप कमर दर्द से बचना हुँ, चाहते हैं। फिर नशे में ये है कि अगर कोई नशा कर रहा है, स्मोकिंग का नशा कर रहा है, तो वो सख्त नुकसानदेह है उसके लिए। हुँ, तो ये और टेंशन जो है ना, ये टेंशन जो है ये आप समझ लें कि ये दो धारी तलवार है। इसने हर सूरत नुकसान करना ही करना है। तो कमर दर्द में भी टेंशन का जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल है। और प्रोफ़ेशन आपका जिस तरह का भी प्रोफ़ेशन है, अगर उसमें आपको वज़न उठाना पड़ता है, हुँ, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। कम से कम वक़्फ़ा कर लें या वज़न उठाने के लिहाज से एक बड़ी शानदार चीज़ है कि आपको अपनी पता होता है हर बंदे को कि भी मैं कितनी ताकत है, क्या कैपेसिटी है मेरी? मेरी कैपेसिटी हुँ, कितनी है। कई लोग देखा कि उनको पता होता है कि ये वज़न उनसे उठाया नहीं जाएगा, तब भी जज़्बाती होके वो उठाते हैं। हुँ, अच्छा, अब उठाते हैं तो वो कमर को टेढ़ा करते हैं। वो हुँ, टेढ़ा करके तो उसमें आपने सुना होगा एक बड़ी मशहूर बात है हमारे इसका मुतबादल लफ़्ज़ इंग्लिश में नहीं है ना उर्दू में है। पंजाबी का लफ़्ज़ है चुक। चुक चुक पड़ गई। हाँ, चुक हाँ, पड़ती तब है कि जब आपको वज़न उठाने से जो कमर दर्द होती है। सही, सही, सही। ये हुँ, स्पेशल लफ़्ज़ है कि कमर की दर्द, हुँ, ऐसी कमर की दर्द जो वज़न उठाने से और ज़्यादा वज़न उठाने से होती है। हुँ, तो ये है कि बजाय ये कि आप और फिर वो चुक जल्दी ठीक नहीं होती, 5-6 दिन लगते हैं, आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है, आपको वो आइस जो है उसका टकोर करनी पड़ती है, फिर उसके साथ आपको जनाब मेडिसिन लेनी पड़ती है सुबह-शाम। हुँ, तो वो ये जो है चुक, वो बजाय ये कि आप चुक के शिकार हो जाएँ, हुँ। उससे बेहतर है किसी की सपोर्ट ले लें। अपनी अना को थोड़ी देर के लिए मार दें या कम से हाँ। कम इग्नोर कर दें, क्योंकि होता यही है, जब आपको पता है वज़न ज़्यादा है, तो फिर उस वक़्त किसी को साथ कभी बुला के लोगों को दिखाने के लिए भी ना कि मैं तो भई बहुत तेज़ हूँ, मैंने तो हाँ। माचो मैन, मैंने तो उठा लिया हाँ, हाँ, और ये नहीं, वो ये सारा नहीं कुछ, करना लेकिन नहीं चाहिए, करना इतना चाहिए। जज़्बाती नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में जज़्बात के साथ ना आप मसले नहीं हल कर हाँ, सकते। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करें। हाँ जी। सेल्फ डायग्नोसिस भी हो सकता है, जैसे हमने इससे पहले बात की कि बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि कमर पे अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, कमर का दर्द की वजह बन रहे होते हैं। कोई इंसान सेल्फ डायग्नोसिस भी कर सकता है कि अगर मेरी कमर का दर्द इतने अरसे तक चल रहा है, या 3 हफ्ते चल चुका है, 4 हफ्ते चल चुका है, तो मैं डॉक्टर को चेकअप करवाऊँ? हाँ जी, एक तो तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाएँ। हुँ,
और उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर के पास जाएं। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपने मोहल्ले का जो डॉक्टर होता है, जो करीब तरीन उनको अवेलेबल होता है, उसके पास चले जाते हैं। बल्कि कई लोग तो इससे भी सुपर होते हैं, वो क्या करते हैं कि सीधा मेडिकल स्टोर वाले के पास चले जाते हैं दवाई लेने। वो दवाई लेने के लिए। वो कोई तशखीस नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, वो जिसको पता है कि दर्दों की दवाइयाँ कौन सी वो दे देगा, आप खाएंगे, वक्ती एक मास्किंग हो जाएगी, आपको बेहतरी महसूस होगी। मेजॉरिटी यही कर रही है। मेजॉरिटी नहीं कर रही। अब ये है कि आपको बेहतरीन तरीका ये है कि किसी पेन के डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको देखे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी दर्द सिर्फ फंक्शनल है। सही। फंक्शनल से क्या मुराद है कि आपने अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम कर लिया, और वक्ती तौर पर होती है जो। हाँ जी, वक्ती तौर पे होती है। वो अच्छी तरह वो आपको लिटा के अच्छी तरह पेशेंट को चेक करेगा और वो बताएगा, और एक सिंपल एक्सरे कराएगा जिससे पता चल जाएगा कि भाई आपको जो है ये एक वक्ती दर्द थी, इसमें कोई खुदा न खास्ता किसी तरह का अंदर आपका कोई वर्टिब्रा, कोई आपकी हड्डी, आपका कोई मसल डैमेज नहीं हुआ। और स्पेशली जो अंदर जो ज़्यादा मसला होता है वो डिस्कों का होता है कि डिस्क का प्रोलैप्स हो जाता है, अपनी जगह से वो बाहर आ जाती है। तो वो ये बहुत से लोगों को और कॉमनली होती है। फिर कई लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो उसके बावजूद रेस्ट नहीं करते, तो रेस्ट ज़रूरी होता है। फिर ये है कि अगर आप और कुछ नहीं तो अपना एक कुछ टेस्ट होते हैं, आप रूटीन में करवा सकते हैं। एक रोमेटिक फैक्टर होता है जिसमें हम वो ब्लड से टेस्ट किया जाता है, यूरिक एसिड होता है, ब्लड से टेस्ट होता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है कमर की दर्द की शिकायत लेके कि मुझे कमर में बहुत दर्द है, तो आप उसको जो प्रायर जो भी होते हैं उसको चेकअप करके फिर आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि खुदा ना ख्वास्ता कुछ कैंसरस है तो उसको आगे रेफ़र कर दें, ऐसा भी होता है? जी जी, बिल्कुल ऐसा होता है। वो उस सूरत में कि कैंसर की अपनी अलामात शुरू हो जाती हैं साथ। कैंसर की अपनी अलामात में सबसे बड़ी अलामत तो ये होती है कि मरीज़ को भूख लगनी बंद हो जाती है, उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और उसके जो है वो दूसरा जिस जगह पे कैंसर होता है उस जगह की अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। और कई मरीज़ तो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी साथ लेके आए होते हैं डिटेल से, तो वो भी चेक की जा सकती हैं। ना भी हो तो हमारे पास एक मेथड है, जैसे हम कहते हैं कि भाई हड्डियाँ अगर चेक करनी है तो आप एक्सरे कराएं, लेकिन अगर आपने सॉफ्ट टिश्यू चेक कराना है तो फिर आप MRI कराएं, क्योंकि MRI जो है ना वो आपके जो सॉफ्ट मतलब कमर के लिहाज से अगर हम देखें तो कमर में सॉफ्ट टिश्यू जो है मसल्स होते हैं, या वो दोनों जो मोहरे हैं उनके दरमियान जो डिस्कें हैं वो बाकायदा नज़र आ जाती है, और वो MRI में ही नज़र आती हैं, एक्सरे में नज़र नहीं आती। मतलब ओवरऑल आपका चेकअप हो जाता है एक तरह से। जी जी, कि आपके कौन से पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी, तो MRI इज इफेक्टिव। बिल्कुल, और वो ट्रीटमेंट के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। सही। और दूसरा ये है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे, अगर पुराना दर्द है तो फिर आप ट्रीटमेंट भी सही नहीं कर सकते। यानी कि आपको पहले प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है, जैसे हम पहले कहते हैं कि चेकअप करवाएं उसके बाद कोई ट्रीटमेंट करें। मेडिसिन लेने को आप कितना वो करते हैं? वैसे डॉक्टर हैं, ऑब्वियसली आप मेडिसिन के ही प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लेकिन कमर के दर्द में कि ज़रा सा तकलीफ़ हुई, उठा के पेन किलर खा ली, कितना आप इसके हक़ में? मैं देखें जी, जब भी कमर दर्द का पेशेंट आता है तो उसको हमने 3 डायरेक्शंस में ट्रीटमेंट करनी होती है। जो पुराना मरीज़ है, जो ताज़ा आया उसको तो ठीक है, अगर पहले कभी नहीं हुई तो सिर्फ इंजेक्शन लगाए, दवाई दी और वो मरीज़ 1-2 दिन में ठीक हो जाता, तो हम कहते हैं कि भाई अगर ये तुम्हारा परमानेंट फीचर नहीं है तो तुम रिलैक्स कर सकते हो। दूसरा, एज भी, अगर आपकी एज का कोई पेशेंट आ जाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, आइंदा से अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना। लेकिन एक मरीज़ है जिसको 6 महीने से दर्द हो रही है या जिसको साल से दर्द हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि नहीं, तुम अपना पूरा चेकअप करा लो ताकि पता चल जाए। अब वो जब चेकअप के बाद हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू करना होता है तो पहला जो काम है वो हमने उसकी दर्द को ठीक करना होता है। सही। जब दर्द ठीक हो जाती है फिर दूसरा काम जो होता है वो साथ हमने उसकी दर्द की वजह को ठीक करना होता है कि भाई उसके जो दर्द है वो हड्डियों की वजह से है, मसल स्पाज्म की वजह से है, या वो जो डिस्कें हैं वो उसकी डीजनरेट हो गई हैं, या नर्व कंप्रेशन हो गई है, तो क्या वजह क्या है, उसकी वजह को ठीक करना होता है। तीसरा ये है कि दर्द, कमर दर्द स्पेशली जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो साथ में मरीज़ को नफसियाती मरीज़ भी बना देती है। उसकी जो मिजरी है, साइकोलॉजिकल मिजरी ब्रेन की, उसका इलाज भी बड़ा ज़रूरी है। तो मरीज़ की काउंसलिंग जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ताकि वो मरीज़ जो है वो उस ज़हनी अज़ियत से भी बाहर निकले जो उसको है। तो 3 डायरेक्शंस में मरीज़ का इलाज करना पड़ता है। उसमें तो काउंसलिंग भी होती है, उसमें दवा भी दी जा रही है, उसमें चेकअप भी हो रहा है, हाँ जी। सारा ओवरऑल। ये इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट क्या होती है? इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट ये है जी कि ये नई टेक्निक आ रही है, कुछ अरसे से पूरी दुनिया में चल रही है। ये असल में इसने सर्जरी काफ़ी हद तक कम कर दी है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि भई जितने भी हम जो राइज तरीके चल रहे हैं कि आपने लाइफ़स्टाइल भी अपना लिया, आपने तशख़ीस भी कर ली, आपने वो पेशेंट को मेडिसिन्स भी दे दी, तो उसके बावजूद अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा और आपको काज़ पता चल गई है, तो उसमें आपने बजाय ये कि सर्जरी की जाए तो नए मेथड्स आ गए हैं जिसके साथ ये होता है कि हम वो ऑपरेट नहीं करते लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके अंदर ये जो एक्यूपंक्चर है ये भी इंटरवेंशनल में आ रहा है। जो मरीज़ों को सुन्न करने वाले और स्टीरॉयड इंजेक्शंस जो लगाए जा रहे हैं एट द साइट ऑफ द पेन, जिस जगह पे दर्द हो रही है उस जगह पे लगाए जाते हैं, वो भी इंटरवेंशनल में आ जाता है। यानी कि आपने इंटरवीन करना होता है लेकिन ऑपरेट किए बगैर। सही। फिर उसके बाद अगर ये इंजेक्शन से भी आराम ना आए तो उसके बाद फिर अगली स्टेज ये होती है कि आपने वो जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड या एक फ्लोरोस्कोप एक मशीन आई है जिसके साथ आपको वो एग्जैक्ट जगह नज़र आ जाती हैं जहाँ पे दर्द पैदा हो रहा है। सही। तो उन जगहों को आपने डिसेंसिटाइज करना होता है या उनको डेड करना होता है जो कि पेन प्रोड्यूस कर रही हैं। सही। तो वो जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद जब पेन प्रोड्यूस करने के जो मेन सेंटर्स हैं वो आपने डेड कर दिए या डिसेंसिटाइज कर दिए तो वो दर्द होने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। सही। तो ये है कि वो टाइम के साथ साथ वही हिस्से जो है ना वो दोबारा रीजनरेट तो कर ये जाते नई टेक्निक है इंटरवेंशनल हैं। जी, जो इंटरवेंशनल पेन सिस्टम है। मैनेजमेंट। और इसके आपने एक्यूपंक्चर की बात की, जब हम पहले भी जब डिस्कस कर चुके हैं कि सर के दर्द में भी एक्यूपंक्चर का बड़ा रोल है। आपको बॉडी में किसी भी किस्म का पेन हो तो एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं। जी, जी, एक्यूपंक्चर करवा तो सकते हैं। ये यही होता है कि जैसे आपको पेन हो रही है, थोड़ा सा पेनफुल मैं फील कर रही हूँ इस वक्त, कि अगर आपको जिस भी बॉडी पार्ट में पेन हो रही है तो वहाँ पे कोई नीडल्स लगाई जाती हैं या वैसे ही? नहीं, उस जगह पे भी लगाई जा सकती है, उससे अच्छा। दूर भी लगाई जाती है। ओके। तो ये जो है ये बल्कि ये आपको मैं बताऊं कि एक्यूपंक्चर जो है वो दुनिया में पॉपुलर ही इसलिए हुआ था कि उसने काफ़ी ज़्यादा दर्दों को ठीक किया। जिसमें पहली जो दर्द थी बरतानिया का एक सफ़ीर था जो कि चाइना में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी और उसका कमर दर्द नहीं ठीक हो रहा था। सही। तो वो वेस्टर्न ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, सारा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, हर तरह का ट्रीटमेंट कराया था। तो जब उसकी ड्यूटी वहाँ पे लगी ना चाइना में, तो वहाँ पे फिर चाइना वालों ने कहा कि भाई उसके जो ऑफिस के लोग थे कि आप एक्यूपंक्चर करवा के देखें। एक्यूपंक्चर उसने करवाया, उसकी कमर दर्द ठीक हो गई। अब क्या हुआ कि वही बंदा छुट्टी लेके बरतानिया गया और वहाँ उसने एक बाकायदा, ये 1960 का वाक़या है, वो जब बरतानिया गया तो उसने जाके ना दुनिया के जितने भी सहाफ़ी थे बड़े बड़े चैनल्स के, उनको इकट्ठा किया और उनको बताया कि देखें जी हम बेखबर हैं, एक चाइना में एक सिस्टम चल रहा है, वो उसके साथ आप बहुत सी बीमारियों का, और मैं खुद मेरी कमर दर्द ठीक हुई है। उसके बाद एकदम दुनिया एक्टिव हुई, WHO भी एक्टिव हुई और पाकिस्तान भी एक्टिव हुआ। पाकिस्तान से फिर एक कोई 10-12 डॉक्टर्स का एक ग्रुप गया था चाइना एक्यूपंक्चर सीखने के लिए। ओके। तो जिसके बाद वापस आके उनमें से कुछ डॉक्टरों ने एक्यूपंक्चर को टीच करना शुरू किया, तो उससे एक्यूपंक्चर पाकिस्तान में भी फैला और बाकी मुल्कों में भी इसी तरह एक्यूपंक्चर ये फैला। काफ़ी पुराना तरीका है ना? जी, काफ़ी जैसे आप 5000 बता रहे साल हैं, पुराना तरीका है इतना और इस पुराना। वक्त 120 मुल्कों में ये चल रहा है। जैसे आपने एक दफ़ा बताया था कि एक खातून को सर के दर्द की प्रॉब्लम थी, तो आपने उसकी फिंगर टिप्स के अंदर हाँ जी, कुछ नीडल्स का इस्तेमाल किया था, तो एक्यूपंक्चर होके हाँ जी, वो फ़ौरन से ठीक हो गई, इंस्टेंट रिलीफ जी, मिल जी, जाता सर है। दर्द के लिए बड़ा तो फ़ायदेमंद है। वही मैं आपसे पूछ रही थी कि हमारे हाथों की जो कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, शायद उनका भी इतना ताल्लुक है कि अगर बिल्कुल, आपको कहीं बॉडी में दर्द है, आप अपने प्रेशर पॉइंट्स ऑब्वियसली डॉक्टर्स को पता होते हैं, तो उनको टारगेट करते हैं ना, जी, जी। राइट? कि इंजेक्शन की तरह नहीं होता कि ये समझ लें, जो आपने इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट की बात की थी, तो ये मिनिमम इंटरवेंशन वाला जो सिस्टम है ना एक्यूपंक्चर, ओके। इसमें सुई आपने थोड़ी सी इंसर्ट करनी होती है 1-2 जगह के ऊपर और उसके साथ ना आपका पेशेंट जो है वो काफ़ी हद तक
कमर दर्द के लिहाज से वो ठीक हो जाता है। तो कितना कमर दर्द में भी यही होता है कि आपने एक दो तीन दफ़ा एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप हमेशा के लिए आपकी जान बच जाएगी इस कमर जी, दर्द जी, से? हमेशा के लिए फिर ये है कंटिन्यूअस उसको ट्रीटमेंट कोई 5-6 महीने कराना पड़ता है, लेकिन सही। बात ये है कि एटलीस्ट उसकी इमरजेंसी कवर हो जाती है। ओके, कि जिसको बहुत दर्द हो रहा बहुत दर्द हो रहा है दर्द की और जो वो शिद्दत है। ठीक शदीद इमरजेंसी में भी एक्यूपंक्चर की 1-2 सुइयाँ लगाई जाएँ, तो वो शदीद कमर दर्द भी उसी वक़्त ठीक हो वैसे जाती है। पाकिस्तान में एक्यूपंक्चर अभी इस वक्त कॉमन तो नहीं है? नहीं, नहीं, लाहौर में अब काफ़ी आ गए हैं, लाहौर में मेरे शागिर्द बड़े-बड़े अस्पतालों में बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ तो जी, मतलब लाहौर में अगर किसी को होता है तो वो एक्यूपंक्चर करवा ले आराम बिल्कुल से ना। करवा सकता है और मुझे आप लगता है पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, तो बड़ी अच्छी आपने जैसे टेक्निक बताई है नहीं, नहीं, कि काफ़ी जगह पे और पाकिस्तान में बहुत बड़े-बड़े लोगों ने एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट ली है। वाह। उनका नाम बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत बड़े-बड़े लोग क्योंकि एक पेशेंट जो है ना एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, हम्म, कोई भी मरीज़ है, हम्म, उसको पैथी से कोई गर्ज़ नहीं है, उसको अपनी शिफा से गर्ज़ है। हम्म, एक एलोपैथिक डॉक्टर है, जितना मर्ज़ी काबिल है, जितनी मर्ज़ी उसके पास डिग्रियाँ हैं, हम्म, वो मरीज़ कहता है जी कि मेरी दर्द नहीं ठीक कर सका तो मुझे क्या? सही। तो वो इसी तरह चाहे कोई हकीम है, चाहे होम्योपैथ है, जितना मर्ज़ी आप क्वालिफ़ाइड, जितना मर्ज़ी आपका नाम है, मरीज़ को शिफ़ा चाहिए, हम्म, चाहे उसको जिस मर्ज़ी तरीका इलाज से मिले। तो ऐसे ये ही। शिफ़ा जो है ना, ये मेन टारगेट होता है। ताकि फिर आप जो मर्जी आप तरीका इख्तियार करते हैं शिफा। ऑब्वियसली एक मरीज़ क्या है, बेचारे को तकलीफ़ हो रही है, तो उसने यही कहना है कि मुझे ठीक कर दो, किसी भी तरीके से कर हाँ दो। जी, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ लोग हम जैसे मोहताज हो जाते हैं, खुदा न ख्वास्ता कमर में दर्द हुआ, कोई डिसलोकेट हो गई, आप मोहताज हो गए, आप चल नहीं पा रहे, फिर वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या ये कोई तरीका होता है कि ऐसे लोग दोबारा से सेहतयाब होकर चलना फिरना शुरू हो जाए? बिल्कुल सही बात है और जी एक मैं आपको चीज़ बताऊँ, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना अवेयरनेस की कमी है। ओके। यानी कि लोग अपने जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं हम्म, या अपने जानने वाले डॉक्टर्स के पास जाते हैं या ऐसे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं जो उनसे मुतल्लिका नहीं होते। अब सही। देखें अगर कोई मरीज़ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता या ऑपरेशन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको सर्जन के पास नहीं जाना चाहिए, उसको पेन के डॉक्टर के पास, पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर के पास आना चाहिए, ताकि उसको वो प्रॉपरली और सही तरीके से इलाज कर सके। सही। तो ये अवेयरनेस है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। हम्म, तो अगर अब फिर ये है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ज़हन बना के जाएँ कि जी मैंने परहेज़ भी करना है, मैंने दवाई भी बाकायदगी से खानी है और मैंने डॉक्टर को भी बाकायदगी से चेक कराना है। क्योंकि कई मरीज़ क्या करते हैं जी, एक दफ़ा दवाई लिखा ली, उसके बाद वही दवाइयाँ खाते ही जाते हैं, साल हा साल खाई जाते हैं। जब भी दर्द हुआ वही जब दवाई भी खा ली। दर्द हुआ वही दवाई खा ली। अब हाँ। देखें एक चीज़ मैं आपके रेफ़रेंस से बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी दवाइयाँ हैं, अगर इनके फ़ायदे हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। किसी भी दवाई को मुस्तकिल तौर पे खाना जो है ना, वो सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है और ख़ास तौर पर ये जो दर्दों की दवाइयाँ हैं ना, ये तो गुर्दे फ़ेल कर देती हैं। हम्म, तो इसलिए मसलसल डॉक्टर के पास अगर आप रेगुलरली जाएँगे हर 15 दिन के बाद, तो वो महीने बाद 15 दिन बाद आपकी सिचुएशन के मुताबिक दवाई बदलता रहेगा ताकि आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। हम्म, हम्म, फिर ये है कि ज़हन बना के जाएँ कि हमने डॉक्टर के कहने पे अमल करना है। अगर आप इलाज करेंगे और अपनी मर्ज़ी से करेंगे, डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे, तो आपको वो नतीजा नहीं मिलेगा जो आप ख्वाहिश करते हैं। ऐसे ही है कि हाँ जो जी। आपको कहा जा रहा है एटलीस्ट आप वो तो पूरा करें। हाँ जैसे जी। कोर्सेज होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक कोर्स दिया डॉक्टर ने, ये अपने 3 महीने ये दवाई लेनी है, उसके बाद आप जाके दोबारा चेकअप करवाइएगा। वो हुँ। इस डर से डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाते कि उन्होंने वो कोर्स पूरा ही नहीं किया होता। हाँ जी। अक्सर ऐसा होता है, जो वही अवेयरनेस की भी कमी है और शायद सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है कि हम अपने ही दर्द को बढ़ा रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। सही बात है। तो वैसे इस तरह के जो केसेस, जैसे मैंने पहले बात की पैरालिसिस की, कि वो खुदा न खासा टांगे नहीं काम कर पा रही होती हैं, आप चल फिर नहीं पा रहे, वो मुझे केस इसलिए याद आ रहा है क्योंकि एक रिसेंट एक केस था, जो हमारे कैमरामैन ही बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे केस दिखाया था। हुँ, हुँ। अ, एक कपल था, जब उनकी शादी हुई तो शादी से कुछ अर्सा पहले तो वो जो उनके खामन थे, उनके ऊपर कोई वैसे उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उनके हाथ पाँव जल चुके थे, तो वो काम नहीं कर पाते थे। तो जो खातून बिल्कुल ठीक थी, अब कुछ साल बाद पता चला जो खातून है वो भी बेड से नहीं उठ पाती, उनके भी टांगें एक तरह से रह गई हैं और वो हुँ। चल फिर नहीं पाती। अब आप जो मुझे बता रहे हैं बातें, मुझे मुझे लगता है उनसे रिलेट कर रहे हैं कि शायद उनको कोई इसी तरह का कमर का इशू होगा जिसके बायस उनका ये मसला हो गया, लेकिन ये क्योरेबल है। हाँ जी, क्योरेबल है और हुँ, ये जो आपने बात की है कि हुँ, मज़दूरी अगर हम एक अपने मर्ज़ को जो है वो इग्नोर करते रहेंगे, हुँ,
तो वो मजूरी खुद ब खुद आएगी। सही। ये नहीं हो सकता कि आप सोचें जी कि मैं इलाज भी ना करूं और मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन ऐसा होता है, इसमें कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक अगर आपको कमर का दर्द है तो खुदा न ख्वास्ता आप माजूर हो सकते हैं? इसमें ऐसा है कि देखें, बड़ा फ़र्क पड़ता है कि मरीज़ की उम्र कितनी है अच्छा। और मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़त कितनी है। हम्म, अगर एक मरीज़ की ग़िज़ा अच्छी है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी। अगर किसी मरीज़ का वज़न ठीक है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक होगी। अगर किसी मरीज़ में शुगर नॉर्मल है, शुगर की बीमारी नहीं है, तब भी क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक होगी। सही। अगर किसी में ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, तब भी क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक होगी। ये जो 3 बड़ी बीमारियाँ हैं ना, जिसको हम कहते हैं शुगर, ब्लड प्रेशर और वज़न, मोटापा, ये 3 बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि आपको, जिसके अंदर से बाकी बीमारियों के आप समझ लें कि वो चश्मे फूटते हैं। ये तो मेजर कॉज है। हाँ, ये काजेज़ हैं, ये आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और दूसरा ये है कि किसी तरह की भी एडिक्शन आपको नहीं होनी चाहिए। लोग जो हैं, कई लोग तो ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में एक ख़ास किस्म के लोग पाए जाते हैं जिनको हम पठान कहते हैं। वो पठानों में वो नस्वार खाते हैं। अच्छा, उसको वो नशा मानते ही नहीं है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैं उनको पूछता हूँ, जनाब खान साहब आप कोई नशा करते हैं? कहते नहीं। मैंने कहा नस्वार खाते हैं? कहते हाँ वो तो रूटीन में खाता हूँ। अच्छा, नशा नहीं है। वो नशा नहीं है। अच्छा। तो ये है कि कई ऐसे लोग हैं, आप यकीन करें, जो कि रूटीन में सिगरेट पीते हैं, वो सिगरेट को भी नशा नहीं मानते। वो कहते हैं जी ये तो हम जो है उनकी ये लाइफस्टाइल का पार्ट है, उनकी हाँ, वो जिंदगी कहते हैं है। इसके बगैर मेरा खाना हजम नहीं होता। ऐसे। तो ये जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये चीज़ मैं फिर आपके रेफरेंस से बताना चाह रहा हूँ कि सिगरेट का डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी कमर दर्द के साथ। कि सिगरेट छोड़ दें। हाँ, सिगरेट छोड़ सिगरेट दें। तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि दुनिया की कुछ कोई ही बीमारी होगी जिसकी वजह बाद में तो लगती है कि सिगरेट है, या आपकी कोई एडिक्शन है, या आपकी कोई, जैसे वो हम लोग इस तरह के अल्कोहलिक चीज़ें ले रहे होते हैं, या इंटॉक्सिकेंट्स बेसिकली, सही तो बात। आपकी ऑब्वियसली बॉडी पे बहुत बुरा पार्ट प्ले कर रहे होते हैं एंड पे। हाँ, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर मेरे जहन से निकलता नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी ना फैसिनेट होती है इसके बारे में सुन के। क्या ये एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा? नहीं, नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है। देखिए, आपने कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी, सिर्फ वो सुई लगानी है। अगर एक्सपेंस के लिहाज से तो सुई की जितनी प्राइस है वही लगेगी। अच्छा। अव्वल तो वो सुई दोबारा भी लगाई जा सकती कि अगर आप उसको स्पिरिट में रखें, और ये सारा कोई सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है। सही। वो अलग बात है कि आप किसी बड़े एक्यूपंक्चरिस्ट के पास चले जाएं जिसकी फीस ज़्यादा हो। अच्छा। अदरवाइज वो क्योंकि आपने एक्सपेंसिव। कहा ना कि बड़े बड़े लोगों ने करवाया, तो मुझे लगा कि शायद वो बड़े बड़े लोग जब आते हैं ना, तो फिर उनसे वो जो एक्यूपंक्चरिस्ट है वो पैसे भी ज़्यादा ले लेता है। उसको पता है कि भाई, अब देखें, ये भी मैं आपको एक नफ्सियात बताऊं, कई मरीज़ ऐसे हैं, उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए जाएं तो वो इलाज छोड़ देते हैं। और कई मरीज़ ऐसे हैं कि वो अगर उनसे बहुत कम पैसे लिए जाएं तो वो डॉक्टर को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इस डॉक्टर को आता क्या होगा जिसकी फीस इतनी थोड़ी है। पैसे नहीं मांग रहा हाँ। कि इलाज बड़ा सस्ता है। हाँ। ये हमारी ह्यूमन साइकी है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया सर, हमने कमर के दर्द के सारी वजूहात भी जानी, हमने कॉजेज़ भी, सिम्टम्स भी, और इसके अलावा इसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। जाते जाते एंड पे आम आवाम को, बीइंग अ डॉक्टर, अपने सारे पेशेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अपनी जो हेल्थ है ना, उसको अपनी ज़िंदगी की जो आपकी तरजीहात हैं उनमें नंबर 1 पे रखें। और याद रखें, गालिब का एक शेर है, तंग दस्ती गर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो ठीक है, तंग दस्ती बात ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके बाद कम अज़ कम आप जो है ना सेहत को तरजीह दें, बाकी चीज़ों को इतनी तरजीह ना दें। आप अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो इसका मतलब है कि आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को खुद ही तबाह कर रहे हैं। बेहतरीन बात, बहुत शुक्रिया सर। हेल्थ इज़ वेल्थ, हाँ जी। हमेशा हम सुनते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस हम्म। अगैन। दोबारा भी इंशाल्लाह हम आपको किसी ऐसे टॉपिक के साथ इनवाइट करेंगे जो आम आवाम का टॉपिक है, जो आम हम लोग जो फेस कर रहे होते हैं। स्पेशली मेरी कोशिश होती है कि हम वही सवाल करें जो पर्सनली मैं या मेरे दोस्त या आसपास के लोग जो हैं उनके जहन में सवालात होते हैं। आई एम श्योर आपके जहन में भी होते होंगे। तो इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम दोबारा भी डॉक्टर साहब को इनवाइट करेंगे दर्द के हवाले से, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। तो ये था हमारा पॉडकास्ट, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।